Hello everyone, I hope you all are doing well. So I welcome you all to my YouTube channel Chemistry with Bhumi, and in this series we are going to discuss about the inorganic chemistry that is going to be in your BSc honors chemistry. And in this video we are going to discuss about the Bohr's atomic model, its significance and its drawbacks. Let's start. ओके, सो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के हम कुछ पोस्टुलेट्स और ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हमने मतलब कई जो साइंटिस्ट थे उन्हें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए, जैसे कि रुदरफोर्ड मॉडल आया था, है ना। ऐसे ही जो कई सारे मॉडल्स आए उससे हमको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स में एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट एक जो क्वेश्चन अराइज हो रहा था उस वक्त वो ये था, मतलब जो ड्रॉबैक्स निकले थे रुदरफोर्ड मॉडल और दूसरे मॉडल से, वो ये थे कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल जो है वो एनर्जी को रिलीज करेगा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर जाके कोलैप्स हो जाना चाहिए। इससे जो एटम है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो यानी कि ड्रॉबैक्स यही था कि एटम की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन अराइज हुआ। तो इसके क्वेश्चन को अराइज होने के बाद बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसके अंदर उसने ये मेंशन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो अपने न्यूक्लियस के अंदर जाके फॉल नहीं करता है, वो नहीं गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यही ड्रॉबैक को मतलब बोहर ने खत्म कर दिया था। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बोहर ने हमें ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस है इट डजंट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने अपना एक हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल दिया, जिसके अंदर उसने क्वांटम थ्योरी का अप्लाई किया रुदरफोर्ड की मॉडल में। ठीक है, तो इसके मॉडल में हमने क्या पढ़ा कि जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अराउंड 4 शेल्स है, जैसे फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। ठीक है, तो जैसे जैसे हम शेल के अंदर जा रहे हैं तो पहले शेल को हमने बोला के शेल, सेकंड शेल को हम कहते थे एल शेल, देन द थर्ड शेल विल बी एम शेल एंड द फोर्थ शेल इज एन शेल। ठीक है, तो ये उसने अपने शेल्स के नाम दिए थे। ठीक है, तो के एल एम एन रिस्पेक्टिवली ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेल के नेम थे। ठीक है, इसके बाद उसने बताया कि सेंटर में जो है प्रोटॉन्स हैं, है ना, और ये इलेक्ट्रिक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसने क्या अलग बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलैप्स नहीं करेगा, बिकॉज वो बिल्कुल भी फॉल नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, उसने कैसे ये सब एक्सप्लेन किया वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर ही स्टेट्स दैट, बोहर ने क्या स्टेट किया, द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व्स इन अ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। एंड एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व्स इन दैट ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इट इज एमिटेड। ठीक है, तो एनर्जी का ही सारा खेल था। तो बोहर ने यही बता दिया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस में रिवॉल्व करता है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, सॉरी अराउंड द न्यूक्लियस, जब वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना ही उसको एमिट करता है। ठीक है, तो एनर्जी का सारा खेल यहाँ पे खत्म हो गया। अब सेकंड पॉइंट में बोहर ने एक्सप्लेन किया, अ सर्टेन एनर्जी इज अटैच्ड टू ईच ऑर्बिट। ठीक है, हर एक ऑर्बिट से एक सर्टेन एनर्जी अटैच्ड है, दैट्स व्हाई दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एटम। इसीलिए हम इन लेवल्स को, ठीक है, इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स के नाम से उसको उसने बताया और हर एक एनर्जी लेवल को उसने नाम दिया। ठीक है, हर एक शेल को उसने नाम दिया। ठीक है, फिर उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली रिसाइड इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द वैल्यू ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी कि उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जाके नहीं बैठ जाएगा, वो किसी भी ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व नहीं कर सकता है। तो वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और वो ऑर्बिट कैसे हम चुनेंगे, हम वो ऑर्बिट को चुनेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π के, यानी कि n h/2π, n जहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी एक इंटीग्रल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है एंगुलर मोमेंटम, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, mvr से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोहर ने हमको बता दिया कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का, तो mvr विल बी इक्वल टू nh/2π, जहाँ पे n की वैल्यू कोई भी एक इंटीजर हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे इस के अंदर m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, देन बोहर डिनोटेड द एनर्जी लेवल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस एज 1। जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट एनर्जी लेवल है उसको उसने 1 नेम दिया या फिर k नेम दिया। ऐसे ही सेकंड दिया, थर्ड फोर्थ एंड सेकंड को l m n ऐसे रिस्पेक्टिवली उसने नेम दिया। ठीक है,
तो एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एनी एनर्जी लेवल, द एनर्जी अटैच्ड टू इट इज द सेम एज दैट ऑफ द एनर्जी लेवल। यानी कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने किसी भी एक एनर्जी लेवल के अंदर है, तो वो ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना ही वो एमिट करता है। उसकी एनर्जी जो उस लेवल से अटैच्ड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, जिसकी वजह से वो एनर्जी को एमिट नहीं करेगा और वो कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमको बोहर ने स्टेट किया, जो कि रुदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स को खत्म करता था। अब कुछ इस बोहर मॉडल के भी ड्रॉबैक्स निकले थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि बोहर के मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स आए थे जिसकी वजह से ये वाला भी फेल हो गया था। ठीक है, तो बोहर का जो मॉडल था, द बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम assumed that both the momentum and position of the electron in a given orbit of the atom were known, whereas this is not possible according to the uncertainty principle। अगर आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है तो आगे आप पढ़ोगे, या फिर अगर आपको पता है तो मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप किसी भी, एक मिनट वेट, अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप किसी भी ऑर्बिट के मोमेंटम और पोजीशन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ में पता नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एक ही टाइम पे उसका क्या मोमेंटम है और पोजीशन है वो निकालना पॉसिबल नहीं है। और बोहर के मॉडल ने यही एज्यूम किया था कि जो मोमेंटम है और पोजीशन है एक इलेक्ट्रॉन का इन अ गिवन ऑर्बिट, वो नोन होता है। तो इसकी वजह से उसका मॉडल जो है वो सही काम नहीं किया। ठीक है, सेकेंड जो दिक्कत आई थी वो ये थी, बोहर मॉडल वो सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द एनर्जीज एंड पोजीशंस ऑफ द वेरियस लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर मॉडल ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, एनर्जीज के बारे में उसने अच्छे से बता दिया। ठीक है, ये शेल है, उनकी ये एनर्जी होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एनर्जी चेंज नहीं होगी। बट वो फेल किस में हुआ? ही फेल टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑब्टेन फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम्स इन द स्पेक्ट्रोस्कोप्स विद हाई रिजॉल्विंग पावर। लेकिन वो फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जो कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, देन द बोहर मॉडल आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो टेंशन मत लो, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अभी आपको इतना याद रखना है कि जो बोहर मॉडल था वो जीमन और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, वी विल स्टडी लेटर। Okay, this theory doesn't give information regarding the electronic configuration of the atom। और यहाँ तक कि इसके बोहर मॉडल के अंदर हमको बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी कि अगर कोई भी एक एटम है तो उसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो बोहर ने हमको नहीं दी थी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि बोहर के मॉडल में पाए गए। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू।